हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 25 साइंस वन लाइनर की। जी हाँ दोस्तों, ये सारे साइंस वन लाइनर अभी जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पूछे गए साइंस क्वेश्चन पे आधारित होगा। और हाँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आपका एग्ज़ाम एनटीपीसी फेज़ 2 में है या फिर आपका एनटीपीसी फेज़ 3 में है। आप यूँ कह सकते हैं कि हम लोग का जो ये वन लाइनर होगा ये पूरी तरह से अभी जो आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पूछे गए प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की इस सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग अपने वन लाइनर की बात कर लें। आपका जो पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, क्या कहा जा रहा है इसमें कि हमारे शरीर में वसा का अवशोषण किस ऊतक द्वारा होता है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि आपके शरीर में फैट का अवशोषण किस ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि सर आपके शरीर में वसा का जो अवशोषण है वो एडिपोज टिश्यू द्वारा किया जाता है, यानी कि एडिपोज ऊतक द्वारा किया जाता है। किस ऊतक द्वारा वसा का अवशोषण होता है? तो सर एडिपोज ऊतक के द्वारा। एडिपोज ऊतक आपका किस टाइप का ऊतक है? तो आप सभी कहेंगे सर एडिपोज ऊतक जो है वो संयोजी ऊतक है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र। संयोजी ऊतक से आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है और बराबर पूछा जाता है, क्या कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, यानी कि आपका जो ब्लड है वो किस प्रकार का ऊतक है। तो आप सभी क्या कहेंगे सर ब्लड भी हमारा संयोजी ऊतक है। और आपके शरीर में जो बोन है ये क्या है सर? तो ये भी आपका एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप क्या कहेंगे सर ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर साइटोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, क्या लिखा है मैंने कि अजैविक घटक नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, सूर्य प्रकाश, मृदा, जल और पौधा। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अजैविक घटक नहीं है। ध्यान रखिएगा, अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अबायोटिक कंपोनेंट की बात की जा रही है। मेरे मित्र, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो पर्यावरण है, ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है सर? तो जैविक और अजैविक घटक से मिलके बना हुआ है। आपका पर्यावरण किससे मिलके बना हुआ है? तो जैविक और अजैविक घटक से मिलके बना हुआ है। ध्यान में रखेंगे, जैविक घटक उसको बोलते हैं जिसमें जान होता है और अजैविक घटक उसको बोलते हैं जिसमें जान नहीं होता है। अब कहेंगे कि सर अजैविक घटक का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो आपका जो पहाड़ है या जो आपका सूर्य प्रकाश है, सनलाइट है, या फिर जो आपका जल है, वाटर है, ये सब क्या है सर? तो अजैविक घटक है। क्यों? क्योंकि इसमें जान नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जैविक घटक कौन कौन से हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर जंतु और पौधा, यानी कि एनिमल और प्लांट क्या है सर? एनिमल और प्लांट क्या है सर? तो आप कहेंगे सर जैविक घटक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अजैविक घटक नहीं है। सूर्य प्रकाश, मृदा, जल, पौधा, क्या होगा इसका आंसर? आप बताइए। आप सभी कहेंगे सर सूर्य प्रकाश में जान नहीं होती है, मृदा में जान नहीं होती है, जल में जान नहीं होती है। तो ये सब के सब क्या हैं सर? ये सब के सब अजैविक घटक हैं। लेकिन जो पौधा है इसमें जान होता है, तो ये क्या है सर? जैविक घटक हैं। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है अजैविक घटक नहीं है, मतलब पौधा जो है वो क्या है सर? अजैविक घटक नहीं है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पौधा हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला जो आपका पॉइंट है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे सर 14 जून को आपका ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। और हाँ, आपका जो अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा सवाल, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है? आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन। कौन होगा इसमें अक्रिय गैस? नोबेल गैस कौन होगा? तो आप सभी कहेंगे कि सर हमारे पास 6 नोबेल गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन,
जेनन और रेडन। ये क्या है सर? नोबेल गैस हैं, अक्रिय गैस हैं, इनर्ट गैस हैं। ये आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाया जाता है। और ध्यान में रखेंगे वर्ग 18 को ही हम लोग क्या कहते हैं? शून्य वर्ग कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि सर ये किसी भी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। और आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल अक्रिय गैस कितने हैं? तो सर 6 हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। मेरे मित्र ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है? आपका ऑप्शन क्या सब था? नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, फ्लोरीन था, आर्गन था। तो क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर आर्गन हो जाएगा। तो लीजिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके ऑप्शन में यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन का अपरूप क्या होता है, ऑक्सीजन का अपरूप क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ओजोन जो है यानी कि O3 जो है ये क्या है सर? ऑक्सीजन का अपरूप है। आपका जो अगला पॉइंट है बड़ा ही आसान सा सवाल, क्या कहा गया सर कि न्यूटन का पहला गति नियम किससे संबंधित है? मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि गति से संबंधित न्यूटन ने 3 लॉ दिया था, जिसको हम लोग न्यूटन का पहला गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम और न्यूटन का तीसरा गति नियम कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि न्यूटन का जो पहला गति नियम है उसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के पहले गति नियम से ही हम लोग को क्या मिलती है? बल के लिए परिभाषा मिलती है। आप कहेंगे न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या मिलती है? तो सर न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोगों को बल के लिए व्यंजक मिलती है, यानी कि F इक्वल टू जो आप ma लिखते हो ये न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकाला हुआ है। तो ध्यान में रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूटन का पहला गति नियम किससे संबंधित है। तो अगर आपके ऑप्शन में जड़त्व का नियम होगा, अगर आपके ऑप्शन में जड़त्व का नियम होगा तो आप इसको बिल्कुल टिक करेंगे। अगर जड़त्व का नियम ना रहा, क्या रहा? बल की परिभाषा, तो बिल्कुल आप बल की परिभाषा को टिक करेंगे। तो आप इस दोनों ही चीज को ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन का पहला गति नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व के नियम से। क्यों? क्योंकि न्यूटन के पहले गति नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का भी नियम कहते हैं। और दूसरा चीज कि न्यूटन का पहला गति नियम आपको क्या देता है? बल का परिभाषा देता है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि न्यूटन का पहला गति नियम निम्नलिखित में से किसका परिभाषा देता है? तो आप कहेंगे बल का परिभाषा देता है। न्यूटन का गति नियम किस नियम से संबंधित है? तो जड़त्व के नियम से संबंधित है। और हाँ ध्यान में रखिएगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि गति का समीकरण किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया, अभी आपसे ये पूछा गया था कि न्यूटन का पहला गति नियम किससे संबंधित है, तो आपने तो जवाब दे दिया सर। तो आप सभी को मालूम है कि गति का नियम, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के द्वारा दिया गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गति का समीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, आप कहेंगे गति का समीकरण क्या होता है? तो भाई मेरे v इक्वल्स टू जो आप u प्लस ए टी, एस इक्वल टू जो आप यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ते हो, इसको हम लोग गति का समीकरण कहते हैं। और अगर आपके एग्जाम में ये चीज़ आ जाए कि गति का समीकरण किसने दिया, तो आप कहेंगे गैलीलियो ने दिया। किसने दिया सर? गैलीलियो ने दिया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गति का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहेंगे न्यूटन। गति का समीकरण किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहेंगे सर गैलीलियो। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, क्या लिखा है मैंने कि चींटी के द्वारा उत्पन्न अम्ल। जी हाँ, आपसे कहा जा रहा है कि चींटी के द्वारा कौन सी अम्ल उत्पन्न की जाती है। आप सभी कहेंगे सर फॉर्मिक अम्ल उत्पन्न की जाती है। कौन सी अम्ल सर? फॉर्मिक अम्ल उत्पन्न की जाती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर HCOOH। ये क्या होता है सर? फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल को हम लोग मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। और आपके ऑप्शन में ये भी रहता है कि चींटी के द्वारा उत्पन्न अम्ल है, वहाँ पे आपका मेथनोइक अम्ल रहेगा, एसिटिक अम्ल रहेगा और फॉर्मिक अम्ल नहीं रहेगा। तब आप किसको टिक करेंगे, तो आप मेथनोइक अम्ल को टिक करेंगे। और हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि चींटी जो है वो फॉर्मिक अम्ल प्रोड्यूस करती है और फॉर्मिक अम्ल को ही क्या बोला जाता है? मेथनोइक अम्ल बोला जाता है। अगर आप चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे और भी वन लाइनर है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, क्या लिखा है मैंने कि स्थिर पानी का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर पानी स्थिर अवस्था में होती है तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि पानी के लिए हम लोग एक हाइड्रो वर्ड का यूज़ करते हैं। किस वर्ड का यूज़ करते हैं सर?
हाइड्रो वर्ड का यूज़ करते हैं। और हाँ, स्थिर अवस्था में अगर कोई चीज़ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं सर? स्टैटिक स्टेज में है, यानी कि रुकी हुई अवस्था में है। आपसे कहा जा रहा है कि स्थिर पानी का अध्ययन कहलाता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। स्थिर पानी का अध्ययन हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सर, हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, अभी आपसे कहा जा रहा है कि स्थिर पानी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपने कह दिया हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि गति में जो पानी है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, या गतिशील पानी का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे फ्लूइड कैनेमेटिक्स। क्या कहेंगे सर? फ्लूइड कैनेमेटिक क्या है सर? पानी के प्रवाह का अध्ययन है, यानी कि पानी के गतिशील अवस्था का अध्ययन है। तो आपसे कहीं भी कोई भी ये पूछे कि पानी के प्रवाह का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो फ्लूइड कैनेमेटिक्स कहलाएगा। और स्थिर पानी का अध्ययन क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्टैटिक कहलाएगा। आपका जो अगला पॉइंट है, बड़ा ही आसान सा चीज़, कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। कौन है सर? अप्सरा है। और हाँ, ये इंडिया का ही पहला न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, ये आपके एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है, आप ये भी कह सकते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, इसमें क्या कहा जा रहा है कि पौधे का जनन भाग है। पौधे का जनन भाग, मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं, मतलब क्या कि जिस पौधा में फूल होता है, पुष्प बोले तो फूल होता है, उसमें प्रजनन की कौन सी प्रक्रिया होती है, तो सर उसमें लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। और ध्यान में रखेंगे कि जो फूल होता है, पुष्प होता है, उसमें जो फीमेल पार्ट होता है, उसमें जो फीमेल पार्ट होता है वो कार्पेल या फिर पिस्टिल कहलाता है। कार्पेल या फिर पिस्टिल कहलाता है। और फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है सर? तो सर वो स्टेमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेमेन कहलाता है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधे का जनन भाग है, तो आपके ऑप्शन में या तो स्टेमेन होगा या फिर कार्पिल या पिस्टिल में से कोई एक होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधे का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, पौधे का फीमेल प्रजनन अंग कौन सा है, तब आप कार्पेल और पिस्टिल कहेंगे। पौधे का मेल प्रजनन अंग कौन सा है, तो आप कहेंगे स्टेमेन। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पौधे का जनन भाग कौन सा है, तो आपके ऑप्शन में या तो कार्पेल रहेगा या फिर पिस्टिल रहेगा या फिर स्टेमेन रहेगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर पौधे का जनन भाग कौन होगा, तो फीमेल की बात करा जाएगा तो आप कार्पेल या पिस्टिल कहेंगे, और अगर मेल की बात करा जाएगा तो आप स्टेमेन कहेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो क्या है सर? पॉइंट नंबर 10, कि किसी तार को खींचकर लंबा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जी हाँ, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी तार को खींच करके लंबा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप सभी क्या कहेंगे? धातु का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है सर, तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है, यानी कि डक्टिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। किसी भी धातु को खींच करके आप पतला तार में परिवर्तित कर देते हो सर, इसी को क्या बोलते हैं? तन्यता कहते हैं। और हम सभी पढ़ते हैं कि धातुएं क्या होती है सर? डक्टाइल होती है, तन्य होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सा है, तो आप किसका नाम लेंगे सर? सोना और चांदी दोनों का नाम लेंगे। सबसे ज़्यादा सोना, उसके बाद आपका चांदी तन होता है। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि धातुओं को पीट पीट कर पतला चादर में तब्दील कर देना धातुओं के किस गुण के कारण होता है, तो आप क्या कहेंगे सर? आधात वर्धन्यता के चलते होता है। किसके चलते होता है? आधात वर्धन्यता के चलते होता है। धातु का जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि आधात वर्धन्यता वाली प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें क्या कहा जाता है? उसमें कहा जाता है कि सर धातु को आप पीट पीट करके क्या कर सकते हैं? पतला चादर में तब्दील कर सकते हैं, यानी कि थीन सीट में आप उसको बदल सकते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आधात वर्धनीय धातु कौन सी होती है, तो आप किसका नाम लेंगे? सोना, और फिर उसके बाद सर चांदी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे ज़्यादा तन्य भी सोना और सबसे ज़्यादा आधात वर्धनीय भी आपका क्या होगा? सोना ही होगा। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11, बड़ा ही आसान सा चीज़ कहा जा रहा है। क्या कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है?
मेरे मित्र, ये उसी एलपीजी की बात की जा रही है जिसका उपयोग आप सभी खाना बनाने में करते हैं। ध्यान में रखिएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। और आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे? सर, एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी का मेन कंपोनेंट कौन होता है सर? ब्यूटेन और प्रोपेन। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ब्यूटेन का फार्मूला पूछ दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? सर C4H10। और अगर आपसे प्रोपेन का फार्मूला पूछ दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? C3H8। तो आप इस दोनों का फार्मूला भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आप सभी अपने डेली लाइफ में भी इस चीज़ को फील किए होंगे कि जब आपका एलपीजी यानी कि सिलेंडर जो है लीक होता है तो आपको एक अजीब टाइप का महक आता है। और ये जो महक है सर, ये सल्फर यौगिक का महक है। और इस सल्फर यौगिक का नाम क्या है? तो सर इथाइल मरकेप्टन। क्या है नाम सर? इथाइल मरकेप्टन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गुरुजी, क्या पूछा जाता है कि एलपीजी गैस में अलग तरह की गंध निम्नलिखित में से किस सल्फर यौगिक के चलते होती है? तो आप सभी कहेंगे इथाइल मरकेप्टन के चलते होती है। या अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एलपीजी में अलग तरह की गंध निम्नलिखित में से किसके चलते होती है? तो आप कहेंगे इथाइल मरकेप्टन के चलते होती है। तो जिस किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे लेंगे। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12, क्या लिखा है मैंने कि आवर्त सारणी के किस समूह को हैलोजन समूह कहा जाता है? बड़ा ही पॉपुलर सा चीज़ है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी का जो वर्ग 17 है, आवर्त सारणी का जो वर्ग 17 है वो क्या कहलाता है सर? हैलोजन ग्रुप कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सर हैलो ग्रुप के एलिमेंट अवेलेबल हैं। आप कहेंगे हैलो ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन सा है? तो आपका जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ये सब क्या है सर? हैलो ग्रुप के एलिमेंट हैं। और ये आपके आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाते हैं? आप कहेंगे वर्ग 17 में पाए जाते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाता है, तो आप सभी क्या कहेंगे सर? वर्ग 18 में अक्रिय गैस पाया जाता है। और हाँ, ध्यान में रखिएगा कि वर्ग 18 को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? शून्य वर्ग बोलते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, बड़ा ही आसान सा सवाल और मैंने कई बार डिस्कस किया है। पूछा जा रहा है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सबों को पता है कि सोडा का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? Na2CO3 लिखते हैं। और आप सभी को मालूम ये भी है कि जब भी हम लोग कपड़ा धोने जाएंगे तो सर सर्फ और पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो सर्फ यानी कि सोडा का फार्मूला मान लीजिए Na2CO3 है आपका, और आपको कपड़ा धोने में 10 बाल्टी पानी की जरूरत होती है। तो सर Na2CO3 10H2O क्या हो जाता है सर? आपके वॉशिंग सोडा का फार्मूला हो जाता है। Na2CO3 10H2O क्या हो जाता है सर? वॉशिंग सोडा का फार्मूला हो जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि खाने वाले सोडा का फार्मूला क्या होगा या रासायनिक फार्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, या सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो अगला पॉइंट है सर 14 नंबर, क्या कहा जा रहा है कि दूध का पीएच मान, सर ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान में रखिएगा, दूध का पीएच मान 6.5 to 6.7 होता है। एक और आपका पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आया हुआ था कि नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो सर नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पीएच स्केल का खोज किस वैज्ञानिक ने करा था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करा था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पीएच स्केल में 7 से कम हो जाना किस चीज़ को दर्शाएगा, तो आप कहेंगे अम्लीयता को दर्शाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पीएच स्केल में पीएच वैल्यू का 7 से कम हो जाना अम्लीयता, एसिडिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और पीएच वैल्यू का 7 से ज़्यादा हो जाना बेसिसिटी यानी कि क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा। और अगर किसी बिलियन का पीएच वैल्यू 7 है तो वो कौन सा बिलियन है सर? आपका उदासीन बिलियन है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे और भी पॉइंट हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 16, क्या कहा जा रहा है सर कि पित्तरस कहाँ से निकलता है? जी हाँ, पित्तरस को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि ये जो बाइल जूस है ये कहाँ से निकलता है सर? यकृत से निकलता है, यानी कि लीवर से निकलता है। और ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे शरीर में पित्तरस यानी कि बाइल जूस कहाँ से निकलता है? आप क्या कहेंगे? यकृत से निकलता है, लीवर से निकलता है।
अगर आपके एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आपके बॉडी में पितरस कहाँ पे स्टोर होता है, मतलब कि जो ये बाइल जूस है इसका संचयन कहाँ पे होता है, तो ध्यान में रखेंगे कि आपके बॉडी में पितरस स्टोर कहाँ पे होता है, तो सर गोल ब्लैडर में होता है। किस पे होता है? गोल ब्लैडर में होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि पितरस जो है वो आपके यकृत से निकलेगा और उसका संचयन कहाँ पे होगा, तो पित्ताशय में होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है सर? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। यूनिवर्सल रिसेप्टर्स कहते हैं, मतलब क्या कि जो सबसे ब्लड ले सके। तो कौन होते हैं सर? तो आप सभी कहेंगे सर AB पॉजिटिव जो है वो क्या होता है? सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अगर आपसे आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा ग्रुप होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे सर? आप सभी कहेंगे सर O निगेटिव। क्या कहेंगे? सर O निगेटिव। और ध्यान में रखेंगे कि ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है 14 जून को आपका रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और हाँ, ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि रक्त समूह का खोज किसने करा था? ब्लड ग्रुप का खोज किसने करा? तो आप कहेंगे सर लैंड स्टेनर नामक वैज्ञानिक ने। लैंड स्टेनर ने क्या करा था सर? तो ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह का खोज करा था। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 18, कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जी हाँ मेरे मित्र, जो आप मार्केट से चूना लाते हैं वो आपका क्या होता है? कली चूना होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और इसी कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप पानी मिला देते हो तब ये क्या बन जाता है सर? CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना में पानी मिलाने के बाद आपका क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या कहते हैं सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे सर? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इंग्लिश में अगर ये पूछ लिया जाए कि स्लैग्ड लाइम किसको बोलते हैं, तो सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? स्लैग्ड लाइम बोला जाता है। ध्यान में रहे कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? क्विक लाइम बोलते हैं, या हिंदी में सर कली चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली चूना बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा मेरे मित्र कि यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब आप अपने घर के दीवारों पर पोचारा करते हैं तो कुछ दिन के बाद सफ़ेदी आ जाती है। क्यों आ जाती है? तो सर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपके एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला लेयर बना लेता है। और इसीलिए आपको चूना करने के बाद 2-4 दिन बाद आपके घर में क्या होता है? लाइट आता है, मतलब पता चलता है लोगों को कि हाँ इस घर में अभी जस्ट चूना हुआ है। तो चूना होने के बाद आपको जो चमक दिखाई पड़ती है वो किसके चलते सर? तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के चलते दिखाई पड़ती है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, या आपका अगला पॉइंट क्या है? तो सर 19 नंबर, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मैंने कई बार बताया है कि अगर आपसे आपके एग्जाम में निकट दृष्टि दोष पूछा जाए या फिर दूर दृष्टि दोष पूछा जाए कि इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। निकट में 3 लेटर हैं, 1 2 3, 3 के बाद क्या आता है? 4। तो आपका जो अवतल लेंस है इसमें 4 लेटर हैं, 1 2 3 और 4। मतलब कि निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा ध्यान में रखेंगे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो सर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और अगर दूर दृष्टि की बात करी जाए, दूर में आपका 1 लेटर ये हो गया और दूसरा लेटर ये हो गया। 1 2 के बाद क्या आता है? 3। तो आपका जो उत्तल लेंस है, ध्यान से देखिए, इसमें 3 लेटर हैं। तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 20, कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि सर विटामिन B1 के कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सर थायमीन होता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि थायमीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो क्या कहिएगा? बेरी। नाक ऐसे घुमा के पकड़े या सीधा पकड़े, हर जगह पे आपका आंसर सेम आना चाहिए, ऐसा कोशिश कीजिएगा।
नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 21, मीथेन का सूत्र होता है, ध्यान में रखेंगे CH4, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप रट लेंगे। मीथेन क्या है सर, तो आपके एल्केन ग्रुप का पहला यौगिक है और ये सर हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ध्यान में ये भी रखेंगे कि इसका उपयोग हम लोग एज अ फ्यूल के रूप में भी करते हैं, ईंधन के रूप में भी करते हैं। ये आपका एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा ताकि आपके एग्जाम में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो उसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर पाओ। आपका जो अगला पॉइंट है कंप्यूटर से रिलेटेड है कि 1 KB में कितना बाइट होता है, तो ध्यान में रखेंगे 1 KB में 1024 बाइट होता है। 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है, तो सर 1024 बाइट होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 GB में कितना MB होता है, तो आप क्या कहेंगे, सर 1024 MB होता है। और ध्यान रखिएगा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 MB में कितना KB होता है, तो आप क्या कहेंगे, सर 1024 KB होता है। 1 GB में कितना MB सर, 1024 MB। 1 MB में कितना KB, तो सर 1024 KB। और ध्यान में रखना है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 TB में कितना आपका GB होगा, तो क्या कहेंगे सर, 1 TB में 1024 GB होगा। 1 TB में कितना GB होगा सर, 1024 GB होगा। ध्यान रखिएगा कि सर KB का फुल फॉर्म क्या होता है, किलोबाइट होता है। MB का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट होता है। GB का फुल फॉर्म क्या होता है, गीगाबाइट होता है। TB का फुल फॉर्म क्या होता है, टेराबाइट होता है। 1 KB में कितना बाइट, 1024 बाइट। 1 MB में कितना KB, तो सर 1 MB में आपका 1024 KB। और 1 GB में कितना MB, तो 1024 MB। और 1 TB में सर 1024 GB। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आपका जो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 23, बड़ा ही आसान सा चीज़, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्या कि बल की इकाई क्या होती है, आप सबों को मालूम है न्यूटन। और न्यूटन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बल का CGS यूनिट क्या होता है, बल का CGS यूनिट क्या होता है, क्या कहेंगे, डाइन कहेंगे। और सर अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है पॉइंट नंबर 24 में कि इनमें से कौन सा उपधातु है, आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सिलिकॉन, आर्गन, ऑरम, PB। इनमें से कौन सा उपधातु है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके पास जो एलिमेंट हैं, जो तत्व है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड है सर, 3 कैटेगरी में। कौन कौन सा, तो सर पहला को हम लोग धातु बोलते हैं, फिर आपका अधातु आता है, और फिर क्या आता है सर, उपधातु आता है। ध्यान में रखेंगे धातुएं वो होती है जो विद्युत का चालक होता है, और धातुएं वो होती है जो विद्युत का क्या होता है सर, कुचालक होता है। और उपधातुएं वो होती है जो सर धातु का भी प्रॉपर्टीज कंटेन करती है और अधातु का भी प्रॉपर्टीज कंटेन करती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। और सामान्यतः हमारे पास अभी कितने उपधातु हैं, तो सर 7 उपधातु हैं। कौन कौन से हैं, तो सर जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है। ये सब क्या है सर, मेटालाइट हैं, उपधातु हैं। तो ध्यान दीजिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा उपधातु है, मतलब मेटालाइट है। तो आपका जो सिलिकॉन है ऑप्शन में, ये क्या है सर, मेटालाइट है, उपधातु है। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक ये सब क्या है सर, उपधातु हैं। और ऐसे भी ध्यान दीजिएगा आपका जो आर्गन है वो क्या है, अक्रिय गैस है। Au जो है ये आपका क्या है, सोना है सर। और PB सीसा है। तो ये सर आपका उपधातु तो है नहीं, ये सब के सब क्या है सर, धातु है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे क्या, कि उपधातुएं वो होती है जो धातु और अधातु दोनों का गुण क्या करती है, अपने पास में रखती है। मेरे मित्र एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि धातु का यूज सुचालक, कंडक्टर बनाने के लिए किया जाता है, जबकि उपधातु मेटालाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सर अर्धचालक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उपधातु का उपयोग किया जाता है। ध्यान में आपको यह भी रखना है कि धातुएं जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक का चालन करती है, जबकि उपधातु जो है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक का चालन नहीं करती है, अंशतः विद्युत का चालन करती है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अर्धचालक निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आप कहेंगे उपधातु के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि मेटालाइट के द्वारा बनाया जाता है। आपका जो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 25, क्या पूछा गया है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है। जी हाँ, आप सभी जो चिप्स खाते हैं वो बहुत ज़्यादा फुला हुआ रहता है। तो कहा जा रहा है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है।
कौन सी गैस भरी रहती है सर? नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। क्यों भरी हुई रहती है सर? नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से कम रिएक्टिव होता है। नाइट्रोजन क्या होता है सर? ऑक्सीजन से कम रिएक्टिव होता है। इसीलिए चिप्स को बचाने के लिए, मतलब क्या कि चिप्स में विकृत गंधिता ना आ जाए, रेंसिडिटी ना आ जाए, उसका टेस्ट खराब ना हो जाए, उसको ऑक्सीडाइजेशन से मतलब ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या किया जाता है? उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। मेरे मित्रों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि जितने भी वन लाइनर हैं आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको इस टाइप के वन लाइनर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप में से कोई चाहते हैं फुल साइंस कोर्स करना, साइंस को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ लाइव सेशन में मंडे टू फ्राइडे रात के 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक। आप इस कोर्स में इनरोल कैसे होंगे? आप दिए गए नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।